हिंद बडीज़। हमने लास्ट लेक्चर पे कर लिया था ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्टार्ट कर दी थी हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पढ़ लिए थे और क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स वगैरह सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और इनके बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ कंजुगेशन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, इफ़ेक्ट ऑफ कंजुगेशन। इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट ऑन लेमडा पर सॉल्वेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम हेट्रो एनुलर, होमो एनुलर, थोड़ा सा एनिलीन थोड़ा सा जानेंगे, और एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। फिर जो हमारा वुडवर्ड्स रूल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अरे वेलकम करना तो भूल ही गया, तो वेलकम टू द DU केमिस्ट्री गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, वाइथोक्रोमिक, ये सारी शिफ्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जब आगे पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जहाँ पर इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज होगा, देखिए इन टर्मिनोलॉजीज़ में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट ये एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट आपको एज ए डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो उसके लिए भी ये समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले आपको ये शो हो रहा है कि ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइपरक्रोमिक, यहाँ पे हाइप्सोक्रोमिक, यहाँ पे हाइपोक्रोमिक। तो एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए ये एरो, देखिए आप ये वाला एरो, ये एरो में पता चल रहा है ध्यान से देखने पे कि एक ये मिड पॉइंट है, एक ये जो पीक है, इस कर्व का जो पीक है, इस पीक से अगर हम लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमें हिप्सोक्रोमिक लिखा हुआ है, और अगर हम राइट जा रहे हैं तो बैथोक्रोमिक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भी यही है गाइस। इससे हम एक लाइन खींचे पीक से, एक ये फिक्स लेमडा पर हमने एक लाइन खींची। उस फिक्स लेमडा पर से अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। मतलब क्या है कि अगर हमारी जो कोई भी कंपाउंड है, सैंपल है, अगर उसका एब्जॉर्प्शन एक फिक्स्ड लेमडा से ज़्यादा लेमडा की वैल्यू आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो सैंपल बैथोक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम एक पीक से हम वेवलेंथ, जो फिक्स वेवलेंथ पे एक पीक से हम लाइन खींचेंगे, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। और फिर उस पीक से अगर लेफ़्ट जाने पर, उस लाइन से लेफ़्ट जाने पर अगर लेमडा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ हो रही है, तो वो शिफ्ट कहलाएगी आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब ये है कि जब भी कोई सैंपल अगर आप उसका डाटा रिकॉर्ड करा, आपने लेमडा रिकॉर्ड करा और उसकी वैल्यू कोई फिक्स लेमडा से ज़्यादा आ रही है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको मेज़र कर रहे हैं, और उससे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हम उस सैंपल के लिए जो ज़्यादा वैल्यू आई है तो हम कहेंगे कि वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। मतलब लेमडा हाई होने पर हम क्या बोल रहे हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर इसी को हम रेड शिफ्ट बोल रहे हैं। रेड शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेमडा रेड की तरफ इंक्रीज करता है। शिफ्ट मतलब बढ़ना या फिर उसकी तरफ जाना। तो रेड की तरफ जा रहा है। रेड क्यों तरफ जा रहा है? क्योंकि लेमडा रेड की तरफ इंक्रीज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोल रहे हैं। सिमिलरली हम जब इस पीक के लेफ्ट साइड जाएंगे, मतलब जब हम कोई सैंपल रिकॉर्ड करेंगे उसका लेमडा किसी के रेस्पेक्ट में, किसी फिक्स्ड वेवलेंथ या फिर किसी फिक्स्ड लेमडा के रेस्पेक्ट में अगर वैल्यू कम आ रही है, किसी फिक्स्ड वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में अगर लेमडा सैंपल का कम आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है। तब हम क्या बोलेंगे कि वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ही हम ब्लू शिफ्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लू शिफ्ट मतलब लेमडा कम होता है तब हम ब्लू शिफ्ट की तरफ जाते हैं। लेमडा का ऑर्डर ब्लू से रेड की तरफ होता है, आपने वेब की ओर पढ़ा ही होगा। ब्लू से रेड की ओर लेमडा इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो हम हिप्सोक्रोमिक पढ़ लिया हमने, बैथोक्रोमिक पढ़ लिया। ये था लेमडा का कमाल। मतलब अगर लेमडा का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई सैंपल किसी हायर वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब हम कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे, या फिर कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तब कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की मतलब अगर कोई आपने अननोन सैंपल लिया जिसका आपने डाटा रिकॉर्ड करा, उसकी आपने इंटेंसिटी निकाली, किसी रेफरेंस के, सैंपल के रेफरेंस में, ठीक है। अब उस सैंपल का रेफरेंस अगर आपकी ये वाली पीक के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आपको दे रही है, और जो सैंपल का आपने इंटेंसिटी निकाला, तो उसकी इंटेंसिटी इस रेफरेंस से ज़्यादा आ रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है। ये देखिए, ये इंटेंसिटी है ना इस तरफ। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि सैंपल हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है, या फिर कहेंगे सैंपल हाइपरक्रोमिक इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वह सैंपल की इंटेंसिटी जो है, वो सैंपल जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हाई इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सैंपल हाई इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली हाइपरक्रोमिक कब बोलेंगे, जब इंटेंसिटी वो कम एब्जॉर्ब करेगा, कोई ऐसा सैंपल किसी रेफरेंस से कम इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तब हम उसे बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गई होंगी आई होप। ठीक है, अब हम सेकंड चीज़ पे आते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अल्केन्स में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, और वो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो हमें जो लेमडा होता है वो बहुत कम होता है, जो कि यूवी विजिबल में लाई नहीं करता, 200 से 800 में लाई नहीं करता, तो वो नहीं दिखता। वही अगर हम अल्कीन्स की बात करें, नॉर्मल अल्कीन्स की, तो उसमें पाई से पाई स्टार जो कि 140 के आसपास जिसकी लेमडा आती है, तो वो भी हमारी यूवी विजिबल में लाई नहीं करता, इसलिए हम उसका भी स्पेक्ट्रा यूवी में नहीं स्टडी करते। बट जब अब बात आती है, ये देखिए नॉर्मल आपका एथाइलिन मॉलिक्यूल ये जो दिया हुआ है, इसमें जो लेमडा की वैल्यू आती है 140 आती है, जो कि हमारे इस रीजन में लाई नहीं करती है। बट अगर हम यही कंजुगेटेड सिस्टम में बात करें, ये जैसे ब्यूटाडाइइन दिया हुआ है, ब्यूटाडाइइन का मतलब ये है, इसमें कंजुगेशन हो गया ना, कंजुगेशन तो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट कर सकती है ना। तो ये कंजुगेशन होने की वजह से ये जो गैप है आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप है ये डिक्रीज हो गया। ये देखिए, इसके कंपेयर में यहाँ पे गैप डिक्रीज हो गया। ये क्या है, ये है पाई स्टार। तो पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन जो है यहाँ पर इसके कंपेयर में फेवरेबल हो गया, एनर्जी गैप कम होने की वजह से पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है वो फेवरेबल हो गया। और एनर्जी गैप कम होने का मतलब है लेमडा इंक्रीज होना। मैंने आपको कल ही बताया था, एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक है, तो लेमडा आपका इंक्रीज हो गया, मतलब कि आपका जो लेमडा का रीजन है वो 200 से 800 के बीच में आ जाता है, तब इसका जो हमारा जो स्पेक्ट्रा है, जो सिग्नल है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। यही, और अगर हम बात करें हेक्साट्राइइन की, जिसमें मतलब हेक्साट्राइइन आपका ये हो गया, ये आपका हेक्साट्राइइन मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें आपके कई सारे, ये पाई 1 आप कह दो, ये पाई 2 कह दो, तो ये पाई 2 स्टार, पाई 1 स्टार, और ये सिग्मा स्टार, और ये सिग्मा, है ना। तो इसमें जो पाई 2 से पाई 2 स्टार का जो ट्रांजिशन है, इसमें आप देख रहे हैं एनर्जी गैप और भी कम हो गया है। एनर्जी गैप और कम होने की वजह से ये ट्रांजिशन और फेवरेबल होगा और लेमडा और हाई होगा। और अगर इसका 230 इसके आसपास आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ,
217 में आता है, इसका 217 में आता है, और इसका 258 मतलब 258 में इसका लेम्डा मैक्स आता है। जो हेक्साट्राईइन है उसका लेम्डा मैक्स 258 में आता है। ये जो ट्रांजिशन है ये और फेवरेबल हो जाती है। मतलब अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा, मोर कंजुगेशन, आपके जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं वो मोर फेवरेबल होंगे और लेम्डा इंक्रीज करेगा, या फिर कहें तो लेम्डा की वैल्यू जो है वो शिफ्ट करेगी 200 से 800 की तरफ। 200 से 800 की तरफ लेम्डा की वैल्यू शिफ्ट करेगी। लेम्डा की वैल्यू 200 से 800 की तरफ शिफ्ट करेगी। क्यों? क्योंकि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन मोर फेवरेबल हो रहे हैं, क्योंकि डेल्टा ई कम हो रहा है। डेल्टा ई कम होने की वजह से लेम्डा बढ़ रहा है। तो हेक्साट्राईइन हो गया। इसके बाद और भी बहुत, जितना ज़्यादा कंजुगेशन और होता जाएगा उतना ज़्यादा लेम्डा उसका आता जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल से मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम एसीटोन का एग्जांपल लेते हैं। एसीटोन में आपको पता है CH3CO CH3, इसमें आपके ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, अब हम इसका एमओ ड्रा कर लेते हैं। एमओ ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्मा, ये पाई, ये एन, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। तो इसमें एन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, मैं आपको डाटा बता दे रहा हूँ। डाटा क्या होता है? डाटा ये है कि जो आपके पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है, पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है ये आता है 195 पे। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज़्यादा है कंपेयर टू एन से पाई स्टार। एन से पाई स्टार का एनर्जी गैप कम है, तो लेम्डा ज़्यादा होगा, और इसका लेम्डा आता है 274 में, 274 नैनोमीटर में। ये इसका एन से पाई स्टार का लेम्डा मैक्स आता है। मतलब क्या है कि एनर्जी गैप जितना कम हो गया लेम्डा बढ़ गया। तो ये मैंने आपको एसीटोन का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो अब मतलब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन वो होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट एक बात मैंने आपको यहाँ पर बताना भूल गया। जो आपकी ये एन से पाई स्टार जो आपका ट्रांजिशन आ रहा है ये आपका सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है। सिमेट्री फॉरबिडन। क्यों? क्योंकि हमारा ये जी होता है, ये यू होता है, ये जी होता है, ये यू होता है। ठीक है, यू से जी तो पॉसिबल है। ठीक है, बट इसकी सिमेट्री मैच नहीं करती है इनके साथ। मतलब ये मैं आपको एक कंक्लूज़न बताऊं तो ये आपका सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि इसकी जो ट्रांजिशन की इंटेंसिटी है ये थोड़ा सा कम होती है। यही कंपेयर में अगर 274 नैनोमीटर में अगर कोई दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर 274 नैनोमीटर में कोई दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी कंपेयर टू इसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा लो होगी। रीज़न यही है क्योंकि ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है इन सिग्नल। सिग्नल्स कहें या फिर लैम्डा मैक्स कहें या एनर्जी कहें, कुछ भी कहिए, तीनों चारों सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन सिग्नल्स। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी हमें सॉल्वेंट कब ज़रूरत पड़ेगी, हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब सल्यूट हमारा सॉलिड हो या फिर गैस हो। लिक्विड्स की तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। लिक्विड्स में भी कुछ केसेस में हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, बट हाँ बेसिकली हम मेनली हमारा जब सॉल्यूट सॉलिड हो और या हो गैस हो। और क्यों इसके लिए हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो सॉलिड या फिर गैस है उसको हम एक सॉल्वेंट में होमोजिनाइज करके एक सोल्यूशन फॉर्म पे ले आएँ। सोल्यूशन फॉर्म में आपका जो सॉलिड या फिर गैस है वो होमोजिनाइज हो जाएगी और आपको जो स्पेक्ट्रा होगा वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो इंटरैक्ट ना करे, सॉल्वेंट आपके सोल्यूट से इंटरैक्ट ना करे। सॉल्वेंट की एक पीक तो आएगी ही आएगी, है ना, लेकिन हम सॉल्वेंट का हम क्या करते हैं, रेफरेंस जो हमारा जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें हम रेफरेंस यूज़ करके एक रेफरेंस सैंपल यूज़ करते हैं और उसी रेफरेंस सैंपल में हम अपना सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट जो सोल्यूट की एब्जॉर्बेंस है वो मिल जाती है। बट अगर क्या कि सॉल्वेंट अगर आपके सोल्यूट के साथ इंटरैक्ट करने लगे तब हमारा जो एब्जॉर्बेंस का जो डाटा है तब वेरिएशन करेगा। क्या क्या कर सकता है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा कर सकता है इंटरैक्ट कर सकता है हमारे सोल्यूट के साथ। कैसे, ये या तो सॉल्वेशन कर दे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ सॉल्वेशन कर सकता है। सॉल्वेशन मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से सराउंड कर ले, सराउंड कर लेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी और वो स्टेबलाइजेशन में चली जाएगी। स्टेबलाइजेशन में आगे बताऊंगा क्या होगा। एक हो सकता है सॉल्वेशन, दूसरा हो सकता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हो सकते हैं, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम ये देखते हैं अगर इफेक्ट हुआ इन दोनों का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है ना, सॉल्वेशन आपको पता है, अगर ये दोनों इफेक्ट हुए तो क्या होगा। तो ये आपका जो होगा कि जो आपका जो लैम्डा है वो आपका शिफ्ट होगा, जो लैम्डा मैक्स है इसकी वैल्यू शिफ्ट होंगी, ठीक है। कैसे शिफ्ट होंगी, क्या होगा, ये ऐसे देखिए आप समझिए कि मेनली किसमें ऑब्जर्व होता है, मेनली ऑब्जर्व होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये ऑब्जर्व होता है। इसमें आपका सॉल्वेशन भी इफेक्ट डालता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्ट डालती है। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं अल्फा बीटा, ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स, इस टाइप के कंपाउंड्स में ये इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है कि मेनली, हाँ इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि सॉल्वेंट भी तो दो टाइप के हैं। सॉल्वेंट एक वो है जो आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, ये अगर सॉल्वेंट्स आप यूज करोगे तो ये आपका इफेक्ट नहीं डालेंगे। बट अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, यहाँ पर हम बात सिर्फ पोलर सॉल्वेंट की कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ द पोलर सॉल्वेंट इन लैम्डा मैक्स। तो पोलर सॉल्वेंट अगर आप डालोगे तो आपको पता है कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास है पाई है, एन है, पाई स्टार है। हम बेसिकली इन्हीं ट्रांजिशंस की बात करते हैं क्योंकि यही हमारे 200 से 800 के बीच में ऑब्जर्व होते हैं। क्या होगा कि सॉल्वेंट के इफेक्ट पड़ने के बाद ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये आपका इधर पे मैं बना रहा हूँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो पाई स्टार
की एनर्जी कम हो जाएगी, एज वेल एज n की एनर्जी कम हो जाएगी, एज वेल एज पाई की भी एनर्जी कम हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा एनर्जी कम होगी। बट किसकी कितनी ज़्यादा कम होती है इसको देखते हैं और इसका भी रीज़न समझते हैं क्यों एनर्जी कम हो जाती है। कि जैसे ही आपका सॉल्वेशन हुआ या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो एक प्रकार से एक स्टेबलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और जब स्टेबलाइजेशन होगा तो एनर्जी अपने आप ड्रॉप होगी, और एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती है पाई स्टार की, एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती है पाई स्टार की, उसके बाद एन की, और सबसे कम होती है पाई की। तो एज ए रिज़ल्ट इससे क्या होगा कि पाई स्टार की सबसे ज़्यादा कम हुई, उससे कम फिर एन की हुई, फिर सबसे कम पाई की हुई। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पाई से पाई स्टार की जो एनर्जी गैप है, पाई से पाई स्टार का जो डेल्टा ई है, ये आपका कम हो जाता है। फाइनली आपका ये होता है कि जो पाई से पाई स्टार का जो एनर्जी गैप है ये आपका कम हो जाता है ड्यू टू द सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पाई से पाई स्टार में मैंने आपको बता दिया पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है वो उसका जो डेल्टा ई है वो कम हो जाता है। जब और एन से जो पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है वो आपका जो फाइनल वाला है उसमें आपका एन से पाई स्टार का ट्रांजिशन की एनर्जी हाई हो जाती है, कम होता है, एन कम होता है, बट आपका जो पाई स्टार है वो ज़्यादा कम होता है, जो पाई स्टार है वो ज़्यादा कम हो जाता है। या फिर कहें कि जो आपका एन है, सॉरी पाई स्टार तो ज़्यादा कम होता ही है, बट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज आइदर बाय द सॉल्वेशन, जो एन से पाई स्टार है ये आपके फाइनल सॉल्वेंट में, ये आपकी एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाती है देन एन से पाई स्टार। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो गया था, सॉरी। ये आपका ये वाला बिल्कुल सही है कि आपका सॉल्वेशन की वजह से आपका डेल्टा ई फाइनली इंक्रीज होगा, और जो सॉल्वेशन की वजह से एन से पाई स्टार का डेल्टा ई इंक्रीज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये जो बताया पाई से पाई स्टार, इस वाले केस में फाइनली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें फाइनली डिक्रीज हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो मैंने आपको इसमें बताया कि ये इसमें एन से पाई स्टार इंक्रीज हो जाता है, मतलब फाइनली होता क्या है दोनों ट्रांजिशंस में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट आपका जो ट्रांजिशंस की जो एनर्जी गैप है वो क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है बता दे रहा हूँ। क्लियर जो है वो ये है कि आपका पाई से पाई स्टार जो है वो डेल्टा ई डिक्रीज होता है, और जो एन से पाई स्टार है इसका डेल्टा ई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द सॉल्वेंट इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब सॉल्वेंट भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स कॉन्जुगेशन हो गया, अब हम थोड़ा सा तो 2-3 चीज़ें और समझ के फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। होमो एन्युलर और हेट्रो एन्युलर डाइन्स क्या होते हैं ये आपको आगे काम आने वाली हैं, जब हम वुडवर्ड्स रूल करेंगे तब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो पे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, होमो एन्युलर और हेट्रो एन्युलर का मतलब ये है, आप ऐसा एक दो सिस्टम बनाइए, आपने कई बार देखा होगा,
ऐसे सिस्टम देखे होंगे जिसमें आपका ये डबल बॉन्ड और एक में ऐसे ही डबल बॉन्ड है, मतलब ये इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में है, इसमें एक डबल बॉन्ड एक रिंग में, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में। तो कुछ नहीं होता है, दोनों डाईईन्स हैं क्योंकि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दोनों में है, दोनों कंजुगेशन में है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि एक में डबल बॉन्ड जो हैं अलग अलग रिंग में है, एक में सेम रिंग में दो डबल बॉन्ड्स हैं। तो इतना ही अंतर होता है गाइस कि ये आपका होमोएनुलर होता है, होमोएनुलर, और ये आपका हेट्रोएनुलर होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर अलग अलग रिंग्स में कंजुगेशन में बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, तो वो आपके हेट्रो मतलब क्या है, अलग अलग। होमो मतलब क्या है, सेम। तो सेम रिंग में अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो वो होमोएनुलर होगा, और अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बट अलग अलग रिंग में है तो वो हेट्रोएनुलर होगा। तो इसमें बस इतना ही है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है, अभी बता दे रहा हूँ, ये आती है आपकी 273 में, और इसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू आती है 234 में। रीज़न वगैरह सब वुडवर्ड्स रूल से बताए जाएंगे, सारा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बस अभी आपको इतना बेसिक आपको बता दिया। एक चीज़ और, एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक, होप आपको सब ये चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी आगे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें भी नहीं पता होगी, तो यहाँ पे क्लियर कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक कुछ नहीं है, आप ऐसा एक सिस्टम ले लो, तो इसमें ये वाले आपका जो है वो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मतलब क्या है, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो वो एंडोसाइक्लिक है, अगर वो रिंग के बाहर है तो वो एक्सोसाइक्लिक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वुडवर्ड रूल्स के साथ, और उसमें फिर हम सारा कुछ डिटेल में करेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे डीयू हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, या फिर आने वाले एंट्रेंस हो, नेट गेट जैम, सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाला लेक्चर, तो डोंट मिस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।